सीएम योगी ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। यूपी में महापौर पद के 5 नामांकन रद्द। लखनऊ में पार्षद के 84 पर्चे खारिज। 983 लोगों ने किया था नामांकन। अफसरशाही पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित। पुलिस अब तक कर रही है तलाश। यूपी में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा केस मिले। देश भर में आज पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सप्ताह। जहां खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कुकरेल नाइट सफारी प्राणी उद्यान परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिली है। प्रधानमंत्री योगी ने सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी से मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को धन्यवाद दिया। खबर लखनऊ से है। कुकरेल नाइट सफारी प्राणी उद्यान परियोजना को हरी झंडी मिली है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी से सैद्धांतिक सहमति। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी धन्यवाद किया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी से सैद्धांतिक सहमति मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। खबर दिल्ली से आ रही है। 3 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। देवनहल्ली में रोड शो करेंगे अमित शाह। चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा है ये अमित शाह का। खबर दिल्ली से, गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। 3 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। देवनहल्ली में रोड शो। चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा। गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा आज। दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा है। तीन बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। देवनहल्ली में रोड शो करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह आज अपने कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे। दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। आपको बता दें कर्नाटक में चुनावी बुगुल बज चुका है, जिसके बाद जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक का दौरा किया था, रोड शो भी किया था। जिसके बाद आज अमित शाह रोड शो में हुंकार भरने जा रहे हैं। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। आर्मी में अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पैर गंवाने वाले कर्नल ने अपनी दिव्यांग बेटी को इतना काबिल बनाया कि लोग तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे पिता की ऐसी होनहार बेटी ने सारी व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के ललित कला एकेडमी में कर्नल श्यामलाल परिवार के साथ पहुंचे। कर्नल फौज की नौकरी के दौरान बर्फ में दबने से अपना पैर गंवा बैठे थे, लिहाजा उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उनकी एक बेटी सुहानी है जो बोल और सुन नहीं सकती। बचपन से ही सुहानी को यह दिक्कत थी, लेकिन कर्नल साहब ने हार न मानते हुए अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और आज सुहानी ब्रास की सबसे ही खूबसूरत मूर्तियां बनाती है। उसकी मूर्ति को लखनऊ के ललित कला एकेडमी में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर कर्नल श्यामलाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए हुए हैं। इस दौरान लखनऊ सहित तमाम जगहों से आए लोगों ने सुहानी की प्रतिभा की जमकर तारीफ की। और देखिए यहाँ पे बगल में है सुहानी जी, ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन कर्नल साहब के जज्बे क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल श्यामलाल जी मौजूद हैं। और क्या है, कुछ ना कुछ तस्वीरें ये बोल रही हैं, बता रही हैं, और उसी तस्वीर को बहुत खूबसूरती से इन्होंने बनाया है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए एक मतलब भले बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन दिमाग में कितना। लखनऊ में बढ़ती गर्मी के बीच तापमान बढ़ चुका है। बिजली की कटौती जनता के लिए परेशानी बन गई है। कई इलाके में घंटों तक बिजली की कटौती होती है। रात में बिजली कटौती के कारण बाहर सोने को मजबूर है। गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने के चलते ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में 110 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है। लखनऊ में 138 उपकेंद्र हैं। 21 उपकेंद्र संवेदनशील की आबादी करीब 10 लाख की है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अचानक लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने की समस्या सामने आई है। जल्द ही समस्या से निजात पा लिया जाएगा। दिन में कहीं 4 घंटे ही लाइट आए। भाई सहमत है, और घर में लाइट अक्सर जाया करती है और बीच बीच में यानी कि काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। इधर एक हफ्तों में कितनी बार लाइट जा चुकी है आपके घर पे? अब काउंटिंग तो नहीं की, लगभग 20 से 25 बार ऐसे। हाँ लगभग तो मतलब अगर जाएगी तो कभी 2-3 घंटे के लिए जल जाएगी, अभी कभी जाती है तो बहुत जल्दी चली जाती है, जैसे आधे घंटे में। नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं। पिछली बार नगर निगमों पर
पिछले एक हफ्ते से लगातार लाइट कट रही है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा कट जाती है लाइट। और जो सरकार है और जो प्रशासन है और जो अधिकारी वो कहते हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, क्या लग रहा है तैयारी उनकी है कि नहीं? कोई तैयारी नहीं की, सब कागज़ पे ही तैयारी है और ये शगुफा है कि हमने तैयारी कर ली, बाकी कुछ है नहीं। यह क्या कि सुबह से शाम तक लाइट नहीं आती, जिसकी वजह से दुकानदारी में बहुत फ़र्क पड़ता है और पानी की समस्या बढ़ जाती है और काफ़ी परेशानी आ जाती है इसकी वजह से। ये तो हमेशा का बहाना है कि ये समस्या आ गई, ये लाइट काट कर ये इंडस्ट्रियल में भी दिक्कत होती है, कमर्शियल यूज़ के लिए भी दिक्कत होती है, घरेलू लोग परेशान है गर्मी में, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये लाइट और भी कटना, दिन में कहीं 4 घंटे ही लाइट आए। भाई सहमत है, और घर में लाइट अक्सर जाया करती है और बीच बीच में यानी कि काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। इधर एक हफ्तों में कितनी बार लाइट जा चुकी है आपके घर पे? अब काउंटिंग तो नहीं की, लगभग 20 से 25 बार ऐसे। हाँ, लगभग तो मतलब अगर जाएगी तो कभी 2-3 घंटे के लिए चली जाएगी, अभी कभी जाती है तो बहुत जल्दी चली जाती है, जैसे आधे घंटे में ही बैक हो जाती है, ऐसा होता है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 3-3, 4-4 यूपी निकाय चुनाव के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 की भी तैयारी में जुट चुकी है। जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल के रूप में देख रही हैं। पिछली निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सपा प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में बनी रही थी। बसपा, आप, AIM के भी निकाय चुनाव के खाते खुले थे। 2023 निकाय चुनाव में भाजपा पर अपने पुराने प्रदर्शन को बनाए रखने का दबाव है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में है और पिछड़े दलित समुदाय को साधने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से शहरी निकाय के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई है। निकाय चुनाव 2023 में कांग्रेस अपना रिकॉर्ड सुधारने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। ये मुश्किलें हैं क्योंकि निकाय चुनाव में निश्चित तौर पे एक ध्रुवीकरण होता है। नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं। पिछली बार नगर निगमों पर बेसिकली भाजपा का कब्जा था और नगर निकायों में आधी स्थिति थी सपा और भाजपा के बीच में। 2022 के बाद भाजपा की पॉलिटिक्स का जो मेन एजेंडा रहा है वो है ओबीसी वोट, और 22 में उसको सफलता भी मिली। नगर निकाय चुनाव में 2 चैलेंज होंगे अगर आप नगर निगमों से बाहर निकलते हैं तो। एक तो भाजपा सत्ता में है, टिकटार्थी बहुत ज्यादा थे, इनकी लंबी लिस्ट थी, तो नाराजगी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं क्योंकि टिकट किसी एक ही को दिया जा सकता है, वहां नाराजगी बहुत है। दूसरा ये चुनाव होगा स्थानीय मुद्दों का, और स्थानीय मुद्दों में कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो अब देखना यह है कि भाजपा कैसे इन चीजों के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश करती है और वापस जो रूरल बेल्ट है या सेमी अर्बन बेल्ट है उस पर कैसे काबिज होती है। नगर निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के पहले इसे कोई सेमीफाइनल कह रहा है, कोई ये मान रहा है कि बीजेपी के सामने कौन सा मुख्य विपक्षी दल 2024 में जनाधार जिसका मजबूत होगा, कौन सा दल होगा वो, इस तरह के कई पैरामीटर पे बात हो रही है। लेकिन जो मुख्य बात है कि बीजेपी के सामने चैलेंजेस कहाँ हैं। बीजेपी के सामने उन जिलों में ज़्यादा चुनौती है जहाँ पे माइनॉरिटी वोट शहरों में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे कई शहर हैं जहाँ माइनॉरिटी वोट 30% से ज़्यादा हैं। उसमें आप मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, इस तरह से शामली, इस तरह से बहुत से इलाके हैं जहाँ पे माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है। दूसरा, जहाँ पे बीएसपी का जो कोर वोट है, कोर वोट मतलब जाटो वोट, या फिर कहीं विपक्ष के पास बहुत मजबूत प्रत्याशी है, तो वहाँ बीजेपी को जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। निकाय चुनाव में मर्यादाएं तार-तार की जा रही हैं। प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपनाने में जुटे हुए हैं। टिकट की मारामारी से चुनाव प्रचार तक व्यक्तिगत हमले कर चुनाव जीतने के लिए जुगत लगा रहे हैं। सपा से बगावत कर प्रतापगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही महिमा गुप्ता का एडिकेटेड अश्लील वीडियो वायरल कर विरोधी चुनावी जंग लड़ रहे हैं। महिमा को जब इस बात की भनक लगी तो बिफर पड़ी और शिकायत दर्ज कराने को कोतवाली से एसपी ऑफिस में चक्कर लगा रही हैं। देखिए भाई साहब, ये प्रतापगढ़ जो सामंतवादियों का जिला है, 30 वर्ष से एक मायावी यहाँ पर बैठा हुआ है। वो मेरे साथ इतना कुचक्कर रच रहा है। मैं चुनाव लड़ने मैदान में हूँ, अकेली महिला हूँ,
और वो मेरे साथ इस तरह से कुचक रच रहा है, मेरे खिलाफ तमाम तरह की साजिश करके फर्जी वीडियो इधर उधर वायरल करके मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश करता है। क्या एक महिला के साथ इस तरह से आप लड़ाई लड़ोगे? क्या आपने मुझे खेल तमाशा समझ रखा है? ये आम जनमानस का चुनाव है, जनमानस आपको जवाब देगा कि एक महिला के साथ अत्याचार करने का आपका नतीजा क्या होता है। किस तरह का अत्याचार है? ये जो है फर्जी वीडियो इधर से उधर फैला करके भ्रमित करके लोगों को तमाम तरह की बातें, अनाप शनाप आपत्तिजनक बातें बता करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं उनकी इस बदमाशी से कहीं ज़्यादा मेरा हौसला बुलंद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर के दहेली गेट थाना क्षेत्र के एक दहेज हत्या के मुकदमे में पंचायतनामा भरने वाले लखीमपुर खीरी में तैनात एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया। बता दें, उनके खिलाफ अदालत ने पिछली तारीखों पर हाजिर न होने पर कोर्ट 82 की कार्रवाई कर चुका है। डीएम को पत्र लिखकर अवगत कराया था। एसडीएम के कोर्ट में हाजिर न होने से नाराज न्यायालय ने एसडीएम को अभिरक्षा में ले लिया। इस मामले में एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय को गवाही देने के लिए न्यायालय में हाजिर हुए। उसके बाद लिखित अनुरोध पर उनकी गवाही कराकर वापस भेजा गया। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार एसडीएम विनीत कुमार उपाध्याय एडीजी 5 के अदालत में हाजिर हुए, मगर उन्होंने गवाही देने से इनकार किया। उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी था, इसलिए न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा में ले लिया। कल एक फाइल थी थाना दहली गेट की, दहेज हत्या का मामला था। उसमें विनीत कुमार उपाध्याय जो वर्तमान में एसडीएम है लखीमपुर खीरी में, उनको आना था। उनके द्वारा पंचनामा भरा गया था। उस समय एसीएम थे यहाँ पर, तो उनकी एविडेंस होनी थी। पूर्व में कई बार उनको सम्मन नोटिस और 82 की कार्रवाई तक हो गई। उसके बाद गवाही देने नहीं आ रहे थे। कल आ भी गए। आने के बाद में थोड़ा सा उनका अग्रेसिव मूड में थे। बोले आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, आईएओ के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। कि मुझे हम लोगों से कह रहे थे कि गलत आपने मुझको इसमें गवाह बनाया और मुझको गलत बुलाया वहाँ से। फिर हमने साहब को सामने फाइल रखी, उनको सारा प्रकरण समझाया। जज साहब के लिए, न्यायाधीश महोदय को सारा प्रकरण बताया कि ये गवाह, इनकी गवाही होनी है। साहब ने भी इनको समझाया कि भाई आपकी एविडेंस है, आपके द्वारा सारे प्रपत्र भरे गए पंचनामा के, आप इसमें गवाही दीजिए। बोले कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई गवाही की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहस करने लगे। साहब भी गुस्से में आ गए, जब फिर उन्होंने लास्ट में उनको कस्टडी में लेना पड़ा। अशरफ हत्याकांड की जांच एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम कर रही है। आज जांच टीम ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है और हत्याकांड की रात घटना को दोहराया गया। इस दौरान एसआईटी और न्यायिक आयोग के बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से तलाश की है। जांच टीम ने हत्याकांड के समय मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। जैसे आए थे, जैसे उन्होंने गोली चलाई थी, जैसे एंटर किए थे, एक्सिट प्लान क्या था, पुलिस पर गोली क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं चला पाए, कहा जाए। एटा में पुलिस अधिकारियों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत गांव और शहरों में जाकर महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। स्थानीय निवासी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत कुंवरपुर गांव में जसवंत यादव पुत्र स्वर्गीय रामलाल यादव नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। किसी ने के द्वारा उसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई है। घटना की जांच पड़ताल करने पर जो है प्रेम प्रसंग का मैटर आ रहा है जो है, और संदिग्ध अभियुक्तों को जो है कब्जे में ले लिया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना के कुंवरपुर गांव निवासी एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक की पहचान जसवंत यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि घर के बरामदे पर चारपाई में युवक का शव पड़ा हुआ था। युवक के गले में धारदार हथियार से गला रेतने के निशान थे। उन्होंने बताया कि घर के दरवाजे पर युवक सो रहा था कि तभी देर रात दो संदिग्ध युवकों ने मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना का संबंध प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी राजेश कुमार सिंह ने हत्या की जानकारी पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। नेपाल टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन के आयोजन में नेपाल पोखरा महानगर पालिका में पोखरा नेपाल टूरिज्म प्रमोशन करने के लिए नेपाल टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के लोग अयोध्या आए और एक स्थानीय होटल में अयोध्या के टूर एंड ट्रैवल के साथियों के साथ मीटिंग कर अयोध्या की मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की और बताया कि अयोध्या और नेपाल का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए अयोध्या के टूर एंड ट्रैवल्स के साथ वार्ता किया गया। टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अयोध्या से नेपाल पर्यटन यात्री नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वहां के पौराणिक मठ मंदिरों का दर्शन करें। वहीं अयोध्या के टूर एंड ट्रैवल्स के लोगों ने बताया कि अयोध्या से नेपाल जाने वाली बसों को काफ़ी दिक्कतों का सामना नेपाल में करना पड़ता है। ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये एक तरह से टूरिज़्म एक्सचेंज प्रोग्राम है नेपाल और इंडिया के बीच में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नेपाल अयोध्या के सबसे करीबी एक हमारा पड़ोसी मित्र देश है, जिसको हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है। तो इस वजह से सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन नेपाल के लिए अयोध्या है और अयोध्या के लिए फॉरेन डेस्टिनेशन में देखा जाए तो नेपाल है। तो नेपाल में के मैं इन लोगों को थैंक यू करूंगा जो लोग नेपाल से ऑल द वे ट्रैवल करके इंडिया आए हैं और इस एक्सचेंज प्रोग्राम को और आगे डेवलप कर रहे हैं। वो जैसे कि हमारे एसोसिएशन नेपाल एसोसिएशन से भी आए हुए हैं, पोखरा एसोसिएशन से आए हुए हैं। उसके अलावा साथ में अच्छे बड़े एजेंट्स आए हुए हैं जो नेपाल के हैं, जो वहाँ के टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी आए हुए हैं। नेपाल और अयोध्या के बीच में एक पुल का काम करने के लिए ये उसको हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे अहम रोल जो है टूर ऑपरेटरों का दोनों अयोध्या और जनकपुर के बीच का या पोखरा के बीच का है। इसको जो है ये लोग आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।